सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th गणित मंजरी का चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.6 को। लेकिन उससे पहले आपके साथ मैं इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा। ट्रस्ट मी बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है मैथमेटिक्स का। मैं जब भी कभी बच्चों को बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा रहा होता हूं, जब वो अपनी फिजिक्स वगैरह प्रिपेयर कर रहे होते हैं नीट जेडबलई के लिए, उस समय उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज 11वीं क्लास में 12वीं क्लास में जो होती है वो स्ट्रेट लाइन नाम का चैप्टर रहता है। उसका ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिजिक्स में आप आगे जाकर केमिस्ट्री फिजिक्स में गैस लॉस पढ़ोगे, बॉयल्स चार्ल्स लॉ वगैरह, वहां पर आप ओम्स लॉ पढ़ोगे अभी आगे जाकर के, तो वहां पर भी स्ट्रेट लाइन का रोल होता है। रेडियो एक्टिविटी के प्रिंसिपल्स पढ़ते हो, वहां पर भी इसका रोल होता है। सॉल्यूशन नाम का चैप्टर आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, वहां पर भी इसका रोल होता है। इतना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर होता है और बहुत अच्छी बात है कि इस बार आपकी बुक में ये है और हम जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं उसी का एक्सटेंशन है। एक बार स्टार्ट करते हैं, प्यार से सब बच्चे देखेंगे। बच्चों देखो, अभी तक इतना देखकर तो आप लोग समझ चुके हो कि y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यार ये एक लीनियर इक्वेशन है। इतना तुम इतनी देर से कर करके समझ चुके हैं, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। हमें पता है क्योंकि इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है, इसीलिए ये एक लीनियर इक्वेशन यानी लाइन फॉर्म करता है। हम ऐसा पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब वो लाइन बनती कैसे? अब हम आज लेक्चर के खत्म होने के बाद विद इन सेकंड लाइन बना देंगे। कोई भी इक्वेशन दोगे आप, लीनियर इक्वेशन, हम देखते हैं उसकी लाइन, उसका ग्राफ ड्रॉ कर देंगे बिना किसी तमीज़े झमेले के। अब इधर देखो, चलो यहां पर अब समझते हैं कि हो क्या कह रहा है ये मेरे भाई। ये जो ए और बी है, सबसे पहली बात, दे बोथ आर कांस्टेंट टाइप ऑफ थिंग्स। ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब कि ये एक्सप्रेशन कुछ और नहीं बल्कि कुछ ऐसी चीज है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 टाइप की चीज है। यानी कहने का अर्थ यह है कि यहां पर ये 2 और 3 टाइप के कोई कांस्टेंट्स होंगे। आप बोलोगे मास्टर दोनों पॉजिटिव होने चाहिए क्या? नहीं, ये पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव चारों तरह के हो सकते हैं। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि यहां पर जो ये ए और बी का नेचर है, ये ए और बी का नेचर मेरे भाई चार तरह की कॉम्बिनेशंस बना सकता है। इनका नेचर मतलब इनके प्लस माइनस का सिंबल, यानी दोनों प्लस प्लस हो सकते हैं, या एक प्लस एक माइनस हो सकता है, या एक माइनस एक प्लस हो सकता है, या दोनों के दोनों माइनस हो सकते हैं। तो ये चार पॉसिबिलिटीज को रख सकते हैं। इन चार पॉसिबिलिटीज को हम पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। उसके बाद बच्चों मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक की तरफ ले चलता हूं। जैसे y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी में अब हमने समझ लिया कि a और b कहीं ना कहीं कुछ नंबर्स होते हैं जो पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। चार पॉसिबिलिटी रख सकते हैं, फिर देखेंगे वन बाय वन मजेदार तरीके से। अब यहां देखो, ये जो b होता है ये बहुत स्पेसिफिक चीज को रिप्रेजेंट करता है। ये रिप्रेजेंट करता है y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। आपकी बुक में हो सकता है कि टेक्निकल टर्म ना दिया हो, मैंने सिर्फ देखा कि एक्सरसाइज में किस तरह के क्वेश्चन है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग जो इजी वे हो सकता है पढ़ाने का वो पढ़ा रहा हूं, है ना। तो मुझे नहीं पता ये टर्म एग्जैक्टली यूज हुआ नहीं हुआ आपके उसमें, लेकिन y इंटरसेप्ट को दूसरे शब्दों में हिंदी में आप लोग y अंतःखंड कहते हो। अब जैसे ही आप इसे y अंतःखंड कहते हो तो आपको एकदम समझ में आता है कि इसका सेंस क्या होता होगा। मैं बताता हूं इसका सेंस क्या होता होगा। आप बोलोगे ए क्या होता है, तो वो भी बताता हूं। लल्ला थोड़ा सा जरा सब्र रखो मेरे भाई। यहां पर ना जैसे एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मान लेते हैं कोई लाइन है, ऐसे करते करते कोई लाइन आई और ऐसे करके लाइन ने इसको काट दिया। लाइन ने जब काटा तो यहां पर ओरिजिन है और यहां पर ये जो यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है, ये क्या है? कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस में कटा हुआ। लाइन ने एक्स एक्सिस में कितना हिस्सा काटा ओरिजिन के अंदर, अंतःखंड। तो ये वाली जो चीज है इसको कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं इस चीज को। और ऐसे ही मेरे भाई ये लाइन आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे कहीं ना कहीं ये इतना हिस्सा कट कर रही है, यानी ये जब लाइन आई तो इसने वाई एक्सिस के इतने हिस्से को काट दिया। तो ये वाई एक्सिस का जो हिस्सा कटा उसे क्या कहना चाहिए? उसे कहना चाहिए मास्टर जी वाई इंटरसेप्ट। उसे क्या कहना चाहिए? वाई इंटरसेप्ट कहना चाहिए, वाई इंटरसेप्ट कहना चाहिए। अब होता क्या है बच्चों कि इसको इन जनरल ऐसे लिखा, जैसे अगर मैं बोलूं कि a, 0 का पॉइंट है और ये 0, b का पॉइंट है, तो अब आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि इसका मतलब x इंटरसेप्ट का जो वैल्यू है वो a यूनिट्स है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? मुझे बोल दो आप गलत कह रहे हैं मास्टर। और इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं y इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना है, आप बोलोगे b यूनिट, क्योंकि उसकी लंबाई ही तो पता चल रही है यहां से कि वो कितना लंबा है, ये कितना लंबा है। तो ये a यूनिट्स लंबा है, ये b यूनिट्स लंबा है। बिकॉज ऑफ दीज कोऑर्डिनेट्स वी कैन कंक्लूड इट। गॉट इट? अब मैंने जानबूझ के यहां पे स्मॉल ए स्मॉल बी नहीं लिखा, क्योंकि स्मॉल बी का तो सेंस एग्जैक्टली वही है, क्योंकि यहां पर जो b है वो y अंतःखंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि y इंटरसेप्ट इसका b है स्मॉल। मैंने बोला ही आपको, जो कि अगर मैं यहां स्मॉल p भी लिख लेता हूं वही एग्जैक्ट सेंस है। लेकिन a अगर स्मॉल लिख दूंगा तो आपको लगेगा कि ये a x है। मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं बताता हूं आपको मैं कहना क्या चाह रहा हूं, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। देखो बच्चों, मैं बहुत अच्छी बातें डिस्कस कर रहा हूं, थोड़ा सा बिल्कुल ना मूड जब फ्रेश हो तब बैठ के देखना इस लेक्चर को। अभी मूड फ्रेश नहीं है, मजा नहीं आ रहा, तो अभी रहने दो, बाद में आकर तसल्ली से देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। देखो
इन जनरल बच्चों क्या होता है, जब आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो ये जो चीज होती है इसको एक्स इंटरसेप्ट को इन जनरल ए बोला जाता है और वाई इंटरसेप्ट को इन जनरल बी बोला जाता है। तो ये कोऑर्डिनेट a, 0 बन जाता है, ये कोऑर्डिनेट 0, b बन जाता है। इन जनरल इनको यही नाम दिए जाते हैं, एक्स इंटरसेप्ट को ए ही बोला जाता है स्मॉल का, वाई इंटरसेप्ट को बी ही कहा जाता है। तो मैंने क्यों नहीं कहा, मैंने इसीलिए नहीं कहा क्योंकि अभी के रेफरेंस में हमारे ए और बी प्री डिफाइंड है और बी तो बिल्कुल मैच कर रहा है, बी तो अभी भी वाई इंटरसेप्ट है, बिल्कुल काम चल रहा है, लेकिन वो ए आपको कंफ्यूज कर सकता है। कहीं आपको ऐसा ना लगे कि ये अगर वाई इंटरसेप्ट है तो ये वाला एक्स इंटरसेप्ट होगा, ऐसा नहीं है। वो एक्स इंटरसेप्ट नहीं है, वो एक्स इंटरसेप्ट नहीं है, ए किसी और चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस पूरी कहानी में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, एग्जाम्पल भी दूंगा ढेर सारे, अभी अपने दिमाग को दौड़ाओ, समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है इजी तो वो हो ही जाएगा थोड़ी देर बाद, लेकिन मेरी एक एक बात को समझने की कोशिश करना कि ये बी बहुत क्लियर है कि किसी भी लाइन का जो लाइन काटती है कोऑर्डिनेट एक्सिस को, उसमें एक्स इंटरसेप्ट तो हम बात नहीं करेंगे इस पूरे सिनेरियो में, इसमें से सिर्फ वाई इंटरसेप्ट की जानकारी मिलती है। जो अकेला कांस्टेंट रहता है विदाउट एक्स के, वही आपका वाई इंटरसेप्ट होता है। आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, तो मास्टर ये ए कौन होता है, फिर ये ए एक्स इंटरसेप्ट नहीं होता तो कौन होता है? मैंने कहा ये ए वो नहीं होता, लेकिन ये ए कुछ और होता है। तुमने कहा क्या होता है? मैंने कहा ये होता है स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन। आप बोलोगे स्लोप मतलब, स्लोप का मतलब होता है ढाल, ढाल जिसे तुम लोग ग्रेडियंट भी कहते हो, और हिंदी में इसके लिए एक शब्द और है प्रवणता। मेरा नाम प्रणव है लेकिन वो प्रवणता। मैं बताता हूं इसका मतलब क्या है, ये समझ में आ गया। फिलहाल के लिए किसी लाइन का इंक्लिनेशन, उसका कितना वो इंक्लाइंड है अबाउट एक्स एक्सिस, उसका पैरामीटर है ये, उसका बताता है कि कितना इंक्लाइंड है, कितना कम इंक्लाइंड है, कितना ज्यादा इंक्लाइंड है, और ये बताता है कि उसने वाई एक्सिस में कितना इंटरसेप्ट को कट किया। गॉट इट? अब एक एक करके थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि सारे स्टूडेंट्स जो हैं बहुत ध्यान लगा करके मेरी बात को सुन रहे हैं, क्योंकि वास्तव में ये टॉपिक ध्यान लगाने लायक टॉपिक है बच्चों। लेकिन अब देखो, मैं और इधर उधर बात करने से पहले अभी तुम्हारे साथ थोड़ा ग्रेडियंट पर बात कर लेता हूं। ये जो ग्रेडियंट और जो स्लोप है लाइन का, ये लाइन का बहुत जबरदस्त पैरामीटर है। अगर आप लोगों ने फिजिक्स का जो डिस्क्राइबिंग मोशन वाला जो चैप्टर है वो मेरा पढ़ा होगा, जो मैंने बनाया था आप लोगों के लिए, तो आपने उसमें एक चीज जानी होगी कि मैं आपको कह रहा था कि जो पोजीशन टाइम ग्राफ था यूनिफॉर्म मोशन के लिए, उसका स्लोप यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। अभी बड़ा अजीब सा लगा होगा कुछ बच्चों को जिन्होंने देखा नहीं होगा, जिन्होंने देखा होगा उन्हें क्लैरिटी आ गई कि हाँ सर, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के टाइम पर भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट आप बोल रहे थे वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था, और उस समय मैंने कुछ अच्छी अच्छी बातें बोली थी। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस बच्चे ने चैप्टर देखा उसको बड़ा अजीब लगा होगा सुनने में, तो टेंशन मत लो, उसका यूज नहीं करूंगा, ऐसे ही रिवाइज करवा रहा था। ठीक है, अब इधर देखो, ये जो भी एक लाइन है मेरे भाई, जो भी ये लाइन है, लाइन की कैरेक्टरिस्टिक होती है उसका ढाल, उसका स्लोप, उसका ग्रेडियंट, कि लाइन एक्स एक्सिस से कितना ज्यादा झुकी हुई है, कितना ज्यादा इंक्लाइंड है। उसी चीज को हम यहां पर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि ये लाइन यहां से एक्स एक्सिस के साथ कुछ एक सर्टेन एंगल बना रही है, अब जैसे जैसे ये एंगल कम, जैसे ये सोचो कि ये वो लाइन है, अभी ये लाइन 0 डिग्री एंगल बना रही है, लेकिन जैसे जैसे मैं इसको ऐसे 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 उठा रहा हूं तो एंगल इंक्रीज कर रहा है, और एंगल इंक्रीज करने से अल्टीमेटली हम बोलेंगे स्लोप बढ़ रहा है ना। आगे जाकर के उसकी न्यूमेरिक मतलब, चलो अभी उसकी बात को छोड़ देता हूं। तो मैंने ये समझाने की कोशिश करी, जैसे जैसे मेरा एंगल इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे मैंने कहा मेरी लाइन का स्लोप भी इंक्रीज कर रहा है। मैं इतना समझा, ज्यादा नहीं समझा, आपको भी ज्यादा नहीं समझना। जितना ज्यादा एंगल कोई लाइन बना रही होगी, इसका मतलब वो उतने ज्यादा स्लोप पर मौजूद होगी। क्या आपको मेरी बात थोड़ी बहुत समझ में आ रही है? फिजिक्स में ही पढ़ी हमने ये चीज, अगर तुम लोगों ने पढ़ी होगी तो एंगल इंक्रीज करने पर स्लोप इंक्रीज होता है। हमें फिलहाल एक चीज समझ में आई, होता है नहीं, दिख रहा है, इसीलिए होता है। ऐसा नहीं कि होता है तो हमने मान लिया, ऐसा नहीं मानने की हो रही, यहां पे एक्सप्लोरेशन है। सॉरी, हम तो मैथ्स पढ़ रहे ना। अच्छा, तो एंगल इंक्रीज समझ में आ गई बात। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ की मास्टर, चलो इतनी बात भी आपकी थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है। अब कुछ और बोलना चाहोगे? मैंने कहा बिल्कुल बोलना चाहूंगा। आपने कहा क्या बोलना चाहोगे? मैंने कहा देखो, मेरे पास दो तरह की शर्तें हो सकती है। आपने कहा दो तरह की मतलब, मैंने कहा दो तरह की मतलब ये हुआ कि ये मैं आपके लिए पहले से बना के आता हूं ताकि हमारा टाइम बच जाए। देखो, मैंने कहा इसका अर्थ ये हुआ कि दो तरह की लाइन, मतलब लाइन दो तरह का नेचर शो कर सकती है। आपने बोला कहना क्या चाहते हो?
हो। मैंने कहा ये कहना चाहता हूं कि लाइन के जो स्लोप्स होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, एक या तो एक्यूट और दूसरे या तो ऑब्ट्यूज। अब आप बोलोगे मास्टर एक्यूट का मतलब क्या हुआ, तो मैं आपको बोलूंगा कि जो एक्यूट एंगल्स होते हैं, एक्यूट एंगल्स हम उन्हें कहते हैं जो क्या होते हैं लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से छोटे। और ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं, आप लिख लेना लेस देन करके, अगर आपको सिंबल समझ नहीं आते, आने चाहिए वैसे। ऑब्ट्यूज एंगल्स किसे कहते हैं, जो एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होते हैं। टाइम स्टेप्स के साथ बताना कि जो एंगल 90 डिग्री होता है उसे क्या कहते हैं। लेस देन 90 को तो एक्यूट कहते हैं, मोर देन 90 को तो ऑब्ट्यूज कहते हैं। लेकिन जो आपका ये होता है, क्या मैंने कहा, जो आपका वैसा एंगल होता है जो कि आपका एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है, उसका क्या नाम होगा वो आपको बताना है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। मेरी बात समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी। अब बच्चों हम देखते हैं इस केस में अगर पता कैसे चलता है मास्टर कि कौन सा 90 से बड़ा है कौन सा छोटा, उसकी एक बहुत अच्छी निंजा टेक्निक दे रहा हूं, किसी को बताना मत, ये नहीं कि हल्ला ढिंडोरा पीट दिया चारों तरफ मोहल्ले में। इधर देखो, यहां पर क्या होता है, जब भी आपकी कोई लाइन आती है वो एक्स एक्सिस को पक्का किसी ना किसी पॉइंट पर काटेगी। आप बोलोगे मास्टर जरूरी है क्या, जैसे मेरी ये लाइन है ये तो नहीं काट रही, अगर आप इसे पीछे बढ़ाओगे तो ये एक्स एक्सिस को काट तो रही है यहां पर, क्योंकि लाइन तो इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक स्ट्रेच की जा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी आपने जो लाइन बनाई है वो एक्स एक्सिस पे तो कट करेगी। जब भी वो एक्स एक्सिस में कट करे, आप मेरे लिए इतना सा काम तो कर ही सकते हो कम से कम कि उस पॉइंट में पैरेलल टू वाई एक्सिस एक लाइन टाइप की बना देना, ऐसे करके एक डॉटेड लाइन। और ऐसे ही जैसे यहां पर है तो यहां पर है, यहां पर भी मैंने क्या करा, एक डॉटेड टाइप की लाइन बना दी। कोई दिक्कत है क्या, पैरेलल टू दी वाई एक्सिस। ये एक रेफरेंस लाइन है जिससे आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि आपकी जो लाइन थी, एक्चुअल लाइन जो थी, क्या वो आपकी 90 डिग्री से ज्यादा थी या कम थी। कैसे मास्टर, ऐसे, क्योंकि ये जो लाइन आपको दिख रही है, अब इतना तो तय है कि ये एंगल 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये डॉटेड लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल थी। तो अब ये पूरा 90 है, तो खुद बताइए क्या ये एंगल 90 से छोटा नहीं लग रहा, लग रहा मास्टर जी, लग रहा। तो हमें एकदम समझ में आ गया कि ये 90 से कुछ कम है एंगल, इसीलिए एक्यूट एंगल वाला एंगल हुआ। अब इसी प्रकार से इसको अगर आप देखोगे तो ये यहां से यहां तक 90 डिग्री हो गया, क्योंकि ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये व्हाइट वाला 90 हो गया। बट हमारा वाला एंगल ये वाला है, यानी हमारा वाला एंगल क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है। क्या मैं गलत कह रहा हूं, नहीं मास्टर आप गलत नहीं कह रहे हो। तो ये बहुत प्यारी चीज मैंने आपको बताई है, नहीं समझ में आई दोबारा से एक बार रिवाइंड करके सुनो कि जब भी मैंने आपको क्या बताया, आपको एंगल समझना होगा कि ये कैसा है, तो आप एक डॉटेड वर्टिकल लाइन पैरेलल एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करोगे और उसको रेफरेंस मान के समझ जाओगे कि पहले उसको पूरा जोड़ोगे। तो 90 तो यही हो गया, पूरा एक्स एक्सिस बना रही है, लेकिन ये इससे पहले पड़ रहा है तो ये लेस देन 90 डिग्री। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सिमिलरली बच्चों इस वाले में 90 तो यही हो गया, लेकिन ये वाला क्या है, इससे ये वाला क्या है, 90 डिग्री से अबव जा रहा है और आगे जा रहा है, तो ये कितना हो गया, मोर देन 90। आई होप मेरे सारे स्टूडेंट्स को ये समझ में आ गया कि कोई लाइन मोर देन 90 डिग्री बना रही है या लेस देन 90 डिग्री बना रही है, तो इससे कैसे पता। आप बोलोगे सर फायदा क्या हो रहा है इस पूरी बात से। मैंने कहा देखो इससे फायदा ये हो रहा है कि अभी जो आप वो इक्वेशन पढ़ रहे थे y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी में, आप मुझे बताओगे b कौन है। अभी मैंने आपको बताया था b कौन है, ये जो b है वो तो है ही है, लेकिन जो ये a जो था मैंने कहा था ये स्लोप है। और ये जो a है मेरे भाई, इसकी दो नेचर हो सकते हैं, या तो ये पॉजिटिव हो सकता है या तो ये निगेटिव नेचर का हो सकता है। जो ये a है, मैंने क्या कहा, मैंने कहा जो ये a है या तो ये पॉजिटिव नेचर का हो सकता है या तो ये निगेटिव नेचर का हो सकता है। अब आपने कहा मास्टर अगर ये पॉजिटिव और निगेटिव नेचर का हो सकता है तो इससे कहने का मतलब क्या है, और ये कब पॉजिटिव कब निगेटिव होगा। मैंने कहा जब ये एक्यूट एंगल बना रही होगी आपकी लाइन तो ये पॉजिटिव होता है, जब आपकी लाइन ऑब्ट्यूज एंगल बना रही होती है तो ये निगेटिव होता है। आपके मन में क्यूरियोसिटी जरूर आनी चाहिए कि ऐसा क्यों, और मैं रेस्ट्रिक्ट कर जाऊंगा यहां पर, मैं बता नहीं पाऊंगा। कारण यह बच्चों इसमें ट्रिगोनोमेट्री का बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है जिसकी हेल्प से बताया जाता है ये चीज। और एक बात और बता दूं, ऑल्दो ट्रिगोनोमेट्री अब तुम्हारे पास 9th में भी है, लेकिन पहले 10th वाले वो भी काम नहीं करेगी, इसमें 11th वाली ट्रिगोनोमेट्री से थोड़ा बेटर एक्सप्लेनेशन आता है। तो फिलहाल के लिए यार मैं आप लोगों को इतना ही कह सकता हूं, इस बात को मेमोरी में रखना है हमें अपने आप के लिए। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि ये चीज समझ नहीं आ सकती, बिल्कुल आ सकती है, लेकिन मुझे अभी मास को पढ़ाना है आप सबको, तो मुझे नहीं पता कि कोई बच्चा क्या पता उतना रिलेट ना कर पाए मेरे से ना, तो अभी मैं उसको छेड़ूंगा नहीं क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो अगली ग्रेड्स में आपको पढ़ने को मिलेगा।
अभी के लिए तो हम सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे, अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। जब भी पॉजिटिव ए आएगा तो वो एक्यूट एंगल टाइप की लाइन यानी ऐसी लाइन होगी, और जब भी ऑब्ट्यूज नेगेटिव ए आएगा तो लाइन ऐसी होगी। एंड लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। मुझे पता है तुम लोग मेरे पे गुस्सा कर रहे हो, मास्टर ये क्या ऊपर ऊपर से बताए जा रहे हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूं पहले सारे इंग्रेडिएंट्स लाएं, उसके बाद दनादन दनादन मजा आ जाए, फिर एक्सरसाइज भी पढ़नी है। गॉट इट? आ जाओ। अब बच्चों अगर मैं आपको बताऊं, ये एक चीज हो गई। अब देखो जैसे केसेस को डिस्कस करते हैं एक एक करके, जैसे ये वाला। इस केस में आप मुझे बताओ क्या ये एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है, सिर्फ इतना बताओ। तो आप बोलोगे मास्टर जी यहां पे मैंने एक डॉटेड लाइन बनाई और मुझे समझ में आया कि मेरी जो एक्चुअल लाइन है ये तो पूरा 90 डिग्री था यहां तक का, लेकिन मेरी लाइन उससे पहले ही आ जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो यहां पर स्लोप, मतलब अगर मैं स्लोप कहूं तो जो मेरा स्लोप मतलब वो है वो लेस देन 90 डिग्री है। लेस देन 90 डिग्री मैंने पीछे बताया था एक्यूट होता है, और एक्यूट में मैंने आपको क्या बताया कि ए कैसा होगा, पॉजिटिव नेचर का होगा। ए ये नहीं है, यद्यपि बी ये है। बी बिल्कुल इस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमारी लाइन है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी में, इसमें बी मैंने पहले भी कहा बी रिप्रेजेंट कर रहा है y इंटरसेप्ट को, y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। और स्लोप का आप नेचर कैसे पता करोगे, पॉजिटिव और नेगेटिव है वो लाइन में। अगर लाइन आपका एक्यूट एंगल यानी लेस देन 90 बना रही है तो वो पक्का पॉजिटिव, और अगर मोर देन 90 बना रही है तो पक्का नेगेटिव। जैसे कि दोबारा से, अच्छा इतना तो आपको समझ में आ गया यार। अच्छा ए का नेचर बच्चों समझ में आ गया, क्या आप मुझे आप बी का नेचर भी बता सकते हो? मास्टर बता सकते हैं, क्योंकि बी क्या है ये है और बी पॉजिटिव एक्सिस में है। तो कितने बच्चे समझ पा रहे हैं, ये बी है तो बी भी यहां पर पॉजिटिव नेचर का, ये ए पॉजिटिव, यहां पर ए भी पॉजिटिव और बी भी पॉजिटिव। प्लीज बच्चों समझना, ए इसको बिल्कुल रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप को, और स्लोप का मतलब है कि लाइन एक्यूट बना रही है ऑब्ट्यूज, और जब भी एक्यूट बनाएगी 90 से कम वहां पे पॉजिटिव होगा। ऐसे ही एक केस और लेते हैं, ये वाली जो चीज आपको यहां पर दिखाई दे रही है ये आपको बी हो गया ये वाला। और रही बात ए की, तो ए के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जहां पे भी लाइन ने एक्स एक्सिस को कट किया, जहां पे भी लाइन ने एक्स एक्सिस को कट किया उसको ऐसे ड्रॉ करोगे, और फिर आप देखोगे कि आपकी लाइन गई 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 90, तो यहीं पे पूरा हो गया, और ये 90 से ग्रेटर गई है। क्या आप समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि ये थीटा यहां पे ग्रेटर देन 90 डिग्री। थीटा मतलब कुछ नहीं है, एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्रीक लेटर है, बस रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो थीटा 90 डिग्री से बड़ा है, इसका मतलब ये ऑब्ट्यूज है, और अगर ये ऑब्ट्यूज है तो मास्टर आपने बताया था कि जो स्लोप होगा वो नेगेटिव नेचर का होगा, नेगेटिव नेचर का। रही बात इसका बी कैसा है, तो बी का नेचर भी इसका नेगेटिव ही है बच्चों, क्योंकि वो नेगेटिव वाई एक्सिस में लाई कर रहा है। अभी रियल एग्जांपल्स लेकर बताऊंगा पहले यहां पर। अब फिर से देखो इसका बी कैसा है, एकदम दिख रहा है पॉजिटिव है, तो इसका बी तो सीधे सीधे पॉजिटिव है, क्योंकि बी का मतलब वाई इंटरसेप्ट। रही बात मास्टर जी इसके ए के बारे में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब देखना होगा कि 90 तो यही हो गया, लेकिन ये 90 से अबव जा रहा है, ऊपर जा रहा है, 90 से ज्यादा जा रहा है। तो आप समझ गए कि मास्टर इसका मतलब ए इसका क्या होगा, नेगेटिव। इस बार मैंने डायरेक्टली लिख दिया, क्यों? क्योंकि मुझे पता है ए नेगेटिव इसलिए हुआ क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल है, क्योंकि ये ग्रेटर देन 90 डिग्री बना रहा है। जैसे देखो 90 डिग्री है, अब जो ऐसा दिखेगा तुम्हें वो क्या है, ये ऐसा ही तो दिख रहा है, ये इस तरह का। ये 90 से बड़े एंगल है ना, 90 तो यहां तक होता है, 90 से छोटे ऐसे दिखे होंगे, 90 से बड़ा ऐसा दिखेगा। तो इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, ऐसे करके यहां वाले केस में अगर आप आओगे, यहां वाले केस में बच्चों अगर आप आओगे तो आप देखोगे कि मास्टर ये वाली चीज हो गई बी, और यहां पर बी इसका मतलब बी का नेचर कैसा है, 100% नेगेटिव। रही बात ए, तो ए का नेचर कैसा है बच्चों, ए का नेचर यहां पर पता करना पड़ेगा इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके, क्योंकि ए स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आप देखोगे ये यहां से यहां तक 90 डिग्री हो रहा था, लेकिन ये 90 से पहले ही पड़ जा रहा है, इसका मतलब 90 से कम है, और 90 से कम है इसका मतलब एक्यूट एंगल है, और एक्यूट एंगल के लिए ए को पॉजिटिव कंसिडर करना है। तो आपने देख लिया ए, हमारे पास ए और बी दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकते हैं, उनमें से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो सकता है, और कभी दोनों ही नेगेटिव हो सकते हैं। जैसे इस केस में आपको दिख रहा होगा कि ए भी नेगेटिव और बी भी नेगेटिव। अब ये सारी बातें अगर आपको समझ में आ गई तो मैं एक प्रॉपर सा एग्जांपल लेता हूं और बात को क्या करता हूं, खत्म करता हूं। एक एग्जांपल लेकर के बच्चों बात को क्या करता हूं, खत्म करता हूं आप सभी के लिए। सारे बच्चे एक बार ध्यान पूर्वक देखेंगे जो भी यहां पर बैठे हुए हैं, ठीक है।
मैं एक चीज करना चाह रहा था, तुम लोग करने थोड़ा ना देते हो, ये नहीं कि मास्टर कर लो यार, चलो देखी जाएगी। मुझे इस वाले बोर्ड में पढ़ाने का बड़ा मन करता है बचपन से। देखो चलो अब यहां पर देखते हैं, यहां पर इस एग्जांपल में एक बार फटाफट से एग्जांपल लेते हैं, पॉसिबल एग्जांपल्स। तो मैं आपको बताता हूं, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 एक एग्जांपल हो सकता है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 एक एग्जांपल हो सकता है, y इज इक्वल टू माइनस का 2x माइनस का 3 प्लस का 3 एक एग्जांपल हो सकता है। और इसके अलावा मुझे लगता है कि आप मुझे खुद ही बता दोगे कि अगला पॉसिबल एग्जांपल क्या हो सकता है। अगला पॉसिबल एग्जांपल y इज इक्वल टू माइनस का 2x माइनस का 3 हो सकता है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखो, इस चीज को मैं एक बार रीराइट कर रहा हूं, ये हो गया ये चीज को रीराइट कर रहा हूं, ये हो गया 2x प्लस का माइनस का 3, इसको रीराइट कर रहा हूं y इज इक्वल टू माइनस का 2 और इंटू x प्लस का 3, और इसको फिर से रीराइट कर रहा हूं y इज इक्वल टू माइनस का 2 इंटू x प्लस का माइनस का 3। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये पॉसिबिलिटीज बनी। आप बोलोगे क्या करा मास्टर आपने, ऐसा क्यों करा, इसको ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में ताकि आ सके। अब ये सारे के सारे अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुके हैं, और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, y इज इक्वल टू ax प्लस b, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो इस प्रकार से बच्चों अब हमने काम कर दिया। अब हम समझेंगे कि एकदम से देखकर पता चलेगा कि इसमें a और b का नेचर पता करते हैं। a कौन है, ये पॉजिटिव नेचर का है, b भी पॉजिटिव नेचर का है। इस वाले के इसमें अगर हम बात करें कि इनका नेचर क्या है, तो हमें समझ में आएगा यहां पर a और b का नेचर कैसा है, a पॉजिटिव है लेकिन b नेगेटिव है। इस केस में a और b का नेचर कैसा है, a नेगेटिव है और b पॉजिटिव है। इस केस में क्या है, a और b का नेचर, एक नेगेटिव है और वो भी क्या है, नेगेटिव है। तो बच्चों इस तरीके से हमें समझ में आया कि हमने वो जो चारों केस पीछे पढ़े थे, प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस प्लस वाले, वो चारों केसेस हमें यहां देखने को दिखाई दिए। अब हम फटाफट से लाइन को ड्रॉ करेंगे और अपने आप हमें समझ में आ जाएगा जो हम सीखने के लिए यहां पर आ रखे थे। ठीक है, देखते हैं। चलो देखो फटाफट से क्या करेंगे, आप एकदम से बोलोगे मास्टर जी एक बार हम लाइन को ड्रॉ करते हैं। मैंने कहा कर लो, आपने कहा देखो, एक आपने बोला ऐसा करते हैं, और ये हो गई एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई एक्सिस। मैंने कहा बहुत सुंदर। आपने कहा मास्टर इसे पकड़ो यहां पर, इसको कॉपी दे कॉपी, और उसके बाद फिर दे कॉपी, और उसके बाद तुमने कहा फिर से दे कॉपी, मतलब इतनी कॉपी कर लिया आपने। खैर वो ज्यादा हो गया, इनको मुझे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं मैं, ठीक है, ताकि उसके चौथे के लिए भी स्पेस बन जाए। ये हो गया, गॉट इट, गॉट इट, यस। अभी क्या है बच्चों, इसमें आपने चौथे वाले को निकालना है और इसका भी आपने यहां पे स्पेस बना दिया। अब ये कुल मिला के 4 लोगों के लिए लाइन के लिए जगह बन गई। अब एक एक करके इनको ड्रॉ करते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले आप देखो कि y इंटरसेप्ट इसमें कितना है, प्लस का 3, तो प्लस का 3 यानी कि आपको 0,3 को मेंशन करना चाहिए। इसमें कितना है, माइनस का 3, 0,-3 को मेंशन करना चाहिए, क्योंकि ये बता रहा है कि मेरा y इंटरसेप्ट नेगेटिव है, ये बता रहा है कि मेरा y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। फिर बोलो y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है 3, तो ये फिर से यहां पर आएगा 0,3, क्योंकि पॉजिटिव y इंटरसेप्ट है और इन भैया का नेगेटिव y इंटरसेप्ट है, इसीलिए फिर से नीचे आएंगे। इनका नेगेटिव y इंटरसेप्ट है, यानी कि 0,-3 इनका क्या हो गया, y इंटरसेप्ट। गॉट इट। अब बच्चों हम समझते हैं आगे की कहानी क्या क्या होगी। अब बारी आती है स्लोप का नेचर चेक करने की। यहां पर स्लोप पॉजिटिव है, तो लाइन के पास 2 चांसेस थे, क्योंकि लाइन को इस ऐसे जाना है या ऐसे जाना है, उस पॉइंट से पास करके। अब हम उसको चूज करेंगे जहां पर लाइन एक्यूट एंगल बना रही होगी, क्योंकि यहां पर ए कैसा आया, पॉजिटिव। अगर यहां पर ए पॉजिटिव आया तो हमने जो पढ़ा था उसके मुताबिक यहां पर जो लाइन का नेचर होना चाहिए वो एक्यूट होना चाहिए। और आप रीचेक कर लो, ये एक्यूट एंगल है क्योंकि ये 90 से कम है। ये आपका काम है चेक करना। ये वाले में आप देखोगे एंगल कैसा है, एक्यूट एंगल, क्योंकि पॉजिटिव है ए तो एंगल एक्यूट ही रहना चाहिए। तो इस पॉइंट से या तो ऐसे जा सकते हो आप, या तो आप ऐसे जा सकते हो। तो इन दोनों में से हम किसको चूज करेंगे, जिसमें एक्यूट रहेगा। और एक्यूट किसमें, खुद चेक करो। मैं बोलता हूं एक्यूट इस वाले में, क्योंकि इस वाले केस में अगर आप एक इमेजिनरी लाइन बनाकर ड्रॉ करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी लाइन क्या कर रही है, 90 से अबव जा रही है। तो ये वाला केस नहीं लेंगे, ओमिट करेंगे। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो पॉसिबल केस बना वो ये वाला, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे यहां पर आपकी जो लाइन है वो लेस देन 90 डिग्री बना रही है, यानी ए इसका पॉजिटिव है। सिमिलरली ये वाले केस की अगर हम बात करें, ए नेगेटिव नेचर का चाहिए, यानी ऑब्ट्यूज एंगल चाहिए। तो फिर से इस लाइन के पास पॉसिबिलिटीज थी कि इधर इट कैन गो लाइक दिस और इधर इट कैन गो लाइक दिस, और हम कह सकते थे कि इट कैन गो लाइक दिस। ये 2 तरीके से जा सकती थी ये वाली लाइन। तो बच्चों यहां पर हम ये देख पा रहे हैं क्योंकि ए इसका नेगेटिव है, ए नेगेटिव यानी ऑब्ट्यूज एंगल है, तो हमें इसका मतलब ए नेगेटिव है तो ऑब्ट्यूज एंगल को कंसीडर करना पड़ेगा। और मैं कहता हूं कि इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि
क्योंकि अगर आप इसको ड्रॉ करके चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये 90 से अबव जा रही है, और हमें वैसे 90 से अबव ही चाहिए, हाँ इसे हमें लेना पड़ेगा। जबकि इस वाली पे अगर हम एक ड्रॉ लाइन करेंगे तो हमें दिखेगा ये 90 से कम एंगल पे बन रही है, तो इसीलिए हमें एक्यूट वाले को हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें कैसा चाहिए, ए नेगेटिव नेचर का, और नेगेटिव के लिए हमें ऑब्ट्यूज एंगल चाहिए मोर देन 90 डिग्री, इसीलिए दिख रहा होगा मोर देन 90 डिग्री है। अभी इसी प्रकार से बच्चों हम लास्ट वाले केस में आएंगे, फिर से हमें ए नेगेटिव चाहिए, तो हम देखेंगे कि इनमें से क्या होगा। तो मैं बोलता हूं क्या ये होगा या ये वाला होगा केस, इन दोनों में से। तो आप खुद सोचिए, अगर आप पहले वाले केस को लेंगे तो ये 90 ये वाला केस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 90 डिग्री से कम पड़ रहा है, और 90 डिग्री से कम में तो एक्यूट एंगल में तो पॉजिटिव स्लोप होता है, तो इसको रेस्ट्रिक्ट कर दो, ओमिट कर दो। यही वाला केस सही केस होगा। एक बार करके देखते हैं कि क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे ही हम यहां पर ऐसे करके चेक करने की कोशिश करेंगे तो ये 90 से अबव जा रहा है, और 90 से अबव जाने का मतलब ऑब्ट्यूज एंगल, और ऑब्ट्यूज एंगल पे लाइन का स्लोप कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। तो ये आपको चार तरह से चीजें दिखाई दे रही होंगी, दैट्स हाउ दैट विल वर्क। इस तरीके से चारों लाइन, अब दुनिया की कोई भी लाइन आप बना लोगे क्योंकि वो इसी फॉर्म में होगी, इन चारों में से किसी एक में होगी, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे ए बी, या तो दोनों नेगेटिव होंगे, या एक प्लस एक माइनस, या एक माइनस एक प्लस होगा। तो बच्चों ये पूरी इसकी अंडरस्टैंडिंग थी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एक इसका अगला पॉइंट जो बच गया है वो ये है कि जैसे अगर हम यहां पर देखें इस सिनेरियो में कि क्या हो रहा है, तो हमें पता चलेगा ये एक स्पेशल केस है। हमारी लाइन जो थी अभी तक वो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टाइप की थी। आपको मैं अगर बोलूं इस लाइन में b किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, आप बोलोगे y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा था। अगर ये y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा था, इसका मतलब ये है कि ये बता रहा था कि लाइन y कितने y में काट रही है। आप मुझे बताओ, यहां पर तो कुछ ना कुछ में काट रही थी, कुछ कुछ y बना रही थी, कुछ y बना रही थी, कुछ y इंटरसेप्ट बना रही थी, कुछ y इंटरसेप्ट बना रही थी, जिसको आप लोग b और इस प्रकार से बी कह रहे थे। लेकिन आप मुझे देख के बताओ, क्या यहां पर आपको y इंटरसेप्ट कोई कटता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि y इंटरसेप्ट कुछ भी नहीं है। आप खुद ही सोचो, अगर आप इस लाइन को, अगर आप किसी भी लाइन को उठा करके ओरिजिन में लाने लग जाओगे, अगर आप इस लाइन को नीचे नीचे लाने लग जाओगे, नीचे नीचे, तो जब ये ओरिजिन से होके जाएगी तो ये डिस्टेंस कम कम होके जीरो हो जा रहा है। यानी आप समझ पा रहे होंगे कि जब वो ओरिजिन से पास कर रही है तो बेसिकली ना तो उसके पास वास्तव में कोई x इंटरसेप्ट है, ना ही कोई y इंटरसेप्ट है। तो ऐसे में हमें x इंटरसेप्ट से एज सच तो कोई काम था नहीं, हमें y इंटरसेप्ट से था। तो हम समझ गए कि दोनों ही केसेस में, फॉर बोथ ऑफ द केसेस, बोथ केसेस के लिए हमें समझ में आ गया जो हमने बना रखे हैं, b मस्ट बी इक्वल टू 0 बिकॉज b वाज नथिंग बट द y इंटरसेप्ट, और y इंटरसेप्ट इन दोनों का क्या होगा बच्चों? 0 होगा 100%। इनका y इंटरसेप्ट कितना है यार? 0 है, इन दोनों का y इंटरसेप्ट 0 होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आ चुकी है? इनका y इंटरसेप्ट कितना होगा? 0 होगा। गॉट इट? अब सर ये हो गया, तो इसका मतलब वो जो लाइन दिखने लग जाएगी वो कैसी दिखेगी? y इज इक्वल टू ए एक्स टाइप की। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अब b उसका 0 हो गया। तो अब इसका मतलब बच्चों ये हुआ, अब वो जो लाइन दिखेगी वो दो ही पॉसिबिलिटी रखती है, वो दोनों पॉसिबिलिटी ऊपर लिख दी है। यहां पर भी ये y इज इक्वल टू ए एक्स की लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर भी ये y इज इक्वल टू ए एक्स की लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं पॉज करके नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखूं फर्क क्या है इन दोनों में, पॉज करना, ईमानदारी खुद रखनी चाहिए तुम लोगों ने अपनी अपनी, इसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा। अब आई एम रियली सॉरी यार बच्चों, उफ, ऐसा लग रहा नींद में हूं मैं। तुम्हें भी लग रहा क्या नींद में? तो नहीं लग रहा, मुझे तो मैं लग रहा नींद में ही हूं। इधर देखो, तो बच्चों इसमें फर्क यह है कि यहां वाला जो ए होगा दैट इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ए होगा बिकॉज इट इज एन एक्यूट एंगल, बिकॉज दिस लाइन इज मेकिंग एन एक्यूट एंगल, लेस देन 90 डिग्री का एंगल बना रही है। और इस वाले केस में आप देख सकते हो आपकी लाइन क्या बना रही है? मोर देन 90 डिग्री का एंगल। तो इस केस में ए आपका पक्का नेगेटिव नेचर का होगा, यानी ऑब्ट्यूज एंगल किस्म की आपकी लाइन होगी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आप बोलोगे मास्टर एग्जांपल दो। एग्जांपल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा एग्जांपल देख लो। जैसे अगर मैं कहता हूं कि ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये y इज इक्वल टू, अगर 2x को कर रही है तो ये, तो ऐसे ही ये वाली लाइन y इज इक्वल टू माइनस 2x को करेगी, ये वाली लाइन। यानी कुल मिलाकर के ये बात ध्यान रखना, जब भी लाइन ओरिजिन से पास करेगी उसमें b नहीं दिखाई देगा आपको, लाइन सिंपल दिखाई देगी, y इज इक्वल टू 2x टाइप की, y इज इक्वल टू 3x टाइप की, y इज इक्वल टू माइनस 2x टाइप की, y इज इक्वल टू माइनस 3x टाइप की। और जो भी एक्यूट एंगल वाला होगा वो हमेशा उसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव वाले में एक्यूट एंगल वाली लाइन होगी, और जब नेगेटिव कोएफिशिएंट होगा समझ जाना कि वो लाइन कैसी है? ऑब्ट्यूज एंगल वाली है। अब एक बार फटाफट से कुछ क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। उससे पहले हमसे कह रहे हैं, मास्टर कह रहे हैं डिफरेंशिएट बिटवीन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। इन दोनों को
डिफरेंशिएट करो। हम फटाफट से इसको ड्रॉ ही कर लेते हैं, देखी जाएगी आगे की बात। तो आप खुद सोचिए, जब आप इसे y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के साथ कंपेयर करोगे बच्चों, तो आपको समझ में आएगा कि a कितना आ रहा है 3 और b कितना आ रहा है 1, यानी कि इसका जो y इंटरसेप्ट है वो कितना है 1 है, और जो इसका स्लोप है उसका नेचर चेक करो, नेचर कैसा है पॉजिटिव है, क्योंकि हमें स्लोप के सिर्फ नेचर को देखना है, इससे हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए न्यूमेरिक और इससे हमें नेचर चाहिए प्लस या माइनस, तो वो प्लस का है। तो आप तुरंत समझ जाओगे कि हमें एक ऐसे करके कुछ तो ड्रॉ करना होगा, ऐसे प्रकार से हमें कुछ ड्रॉ करना होगा। हमने बोला x हो गया, हमने बोला y हो गया, अब हम बोलेंगे कि 3x प्लस 1 यानी कि प्लस 1 यानी कि 0,1 हमें यहां पर ऐसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो y इंटरसेप्ट इसका पॉजिटिव है। और रही बात, क्योंकि इसकी लाइन का जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, इसलिए लाइन कैसी होगी, एक्यूट एंगल फॉर्म करेगी, और एक्यूट एंगल फॉर्म करने का मतलब हुआ ये, क्योंकि ये आपको दिख रहा होगा एक्यूट एंगल है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। जबकि अगर हम बात करें दूसरी वाली लाइन की, तो वो है y इज इक्वल टू माइनस का 3x प्लस का 1, जिसको हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस का 3 इंटू एक्स प्लस का 1। तो a और b की बच्चों आपके पास जो वैल्यूज निकलेगी दे विल बी माइनस का 3 और 1, तो a और b की वैल्यू आपकी निकलेगी। जैसे ही a और b की वैल्यू निकलेंगी तो आप तुरंत समझोगे कि इसका अर्थ ये हुआ कि y इंटरसेप्ट जो आपका है वो हो गया कितना 1, और जो आपका स्लोप है वो कितना हो गया, स्लोप कितना हो गया आपके पास माइनस का 3। स्लोप माइनस का 3 से कहने का कुल मिलाकर मतलब इतना है कि निगेटिव हो गया। और अगर जब स्लोप नेगेटिव हो गया तो हम क्या करेंगे मास्टर, हम बोलेंगे देखो y इंटरसेप्ट पिछली बार की तरह ही है, इस बार भी y इंटरसेप्ट पिछली बार की तरह ही है, कितना प्लस का 1। तो हमें जाना तो कहां पे पड़ेगा 0,1 के पॉइंट पर ही, लेकिन स्लोप इस बार नेगेटिव नेचर का है, तो एक्यूट लाइन से काम नहीं चलेगा, हमें ऑब्ट्यूज लाइन लेनी पड़ेगी। तो ये लाइन ऐसी दिखेगी। तो इन दोनों में सिर्फ फर्क ये होगा, एक लाइन अगर ऐसी दिखती है दूसरी ऐसी। अगर एक ही ग्राफ में आप बनाना चाहते तो वो जो लाइन आपको दिख रही है वो ऐसी जाएगी ग्रीन वाली, जितना एंगल ये यहां से बना रही है उतना ही वो वहां से बनाएगी, क्योंकि सिमेट्रिक टाइप की ये लाइन होंगी, क्योंकि बाकी चीजों में सिमेट्रिक है। मैंने ग्रीन को यहीं पे बनाकर दिखा दिया। आई होप आप फर्क समझ पाए। अब बच्चों हम क्वेश्चंस करेंगे, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग। लेकिन मैं चाहता हूं कि क्या अब मुझे क्वेश्चन करने की जरूरत है क्या? अगर अभी भी मुझे क्वेश्चन करने की जरूरत है एक्सरसाइज 2.6 के, तो मुझे लगता है कि मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है कि मास्टर हम कर लेंगे इन क्वेश्चन को, तो मुझे बताओ, क्योंकि चलो मैं ना कुछ करवा ही देता हूं यार, है ना, फिर कैसा रहेगा। वैसे जरूरत बिल्कुल नहीं है मुझे। देखो इधर हिंट दे रहा हूं, हिंट देते हुए चल रहा हूं और करा ही देता हूं एक बार। देखो, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लाइन, इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। हमें बहुत प्यार से पता है y इज इक्वल टू 4x, y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू x। ये तीनों ही लाइनें हमने जो भी केस जस्ट पढ़ा उसको रिजेंबल कर रही हैं, क्योंकि ये तीनों की तीनों रिजेंबल कर रही है किस केस को, जहां पर y इज इक्वल टू ax था। यानी ये उस केस को रिजेंबल कर रही हैं जब आपका b कितना हो गया, 0 हो गया। b 0 होने का मतलब y इंटरसेप्ट इनके पास किसी के भी पास नहीं है, क्योंकि दे ऑल आर ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस, इन फॉर्म की है ये। अब उसमें भी हमें दिख रहा है कि ये सब के सब पॉजिटिव है। तो हमें इतना समझ में आ गया कि मास्टर जी एक बात देखो, अच्छा क्वेश्चन है वैसे ये वाला। अगर हम देखेंगे x एक्सिस है, y एक्सिस है, इतना तो तय है कि ऑल दोज लाइंस आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन। नंबर एक बात ये तो बहुत क्लियर है कि ऑल दीज लाइंस आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये तो क्लियरली हमें समझ में आ रहा है कि सबके सब ओरिजिन से पास करेंगे। लेकिन सर ये अलग अलग भी तो है सबके कोएफिशिएंट, ये बात मैंने पीछे बताई नहीं थी, अब बता देता हूं क्वेश्चन के थ्रू। जिसका a, अभी तक हमने a के सिर्फ नेचर पर डिस्कशन किया था कि अगर वो एक्यूट है तो पॉजिटिव होगा और ऑब्ट्यूज है तो नेगेटिव होगा, मतलब ऐसे करके। लेकिन अभी न्यूमेरिक वैल्यूज का भी एक मतलब होता है, जैसे यहां पर, क्योंकि ये सारी लाइनें एक्यूट बनाएंगी, क्योंकि a सबका पॉजिटिव है, क्योंकि a यहां पर पॉजिटिव है सबके लिए, तो इतना तो तय है कि सबके सब एक्यूट एंगल बनाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब अगली बात यह है कि सर इनकी एज की वैल्यू अलग अलग है। वैल्यू से क्या फर्क पड़ता है? जिसकी वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू जितनी ज्यादा होती है वो उतनी स्टीपर होती है, वो उतना ज्यादा ग्रेडियंट बनाती है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहीं पर बना करके दिखा देता हूं। इतना तो तय है कि सबके सब ओरिजिन से पास करेंगे और एक्यूट एंगल बनाएगी। क्या मैंने गलत बनाया? नहीं, ओरिजिन से पास कर रही है और 90 डिग्री से छोटा एंगल बना रही है। इसी प्रकार से बच्चों अगर आप इसको ड्रॉ करोगे तो एक लाइन ऐसी दिखाई देगी और एक तीसरी लाइन को आप ऐसे येलो कलर से बना लो, वो ऐसी। ये तीनों लाइनें एक ही चीज को फॉलो कर रही हैं कि दे ऑल three are passing through the origin and all they three are making an acute angle with the x axis। x axis के साथ acute angle भी बना रही है। तो सर फर्क कैसे होगा?
जिसका कोएफिशिएंट जितना ज्यादा होगा न्यूमेरिक वैल्यू, वो उतना ज्यादा ढाल पर होगी। यानी मैं कहना चाहता हूं ये y इज इक्वल टू 4x होगा, ये वाला y इज इक्वल टू 2x होगा, और ये वाला y इज इक्वल टू x होगा। नीट के फिजिक्स में क्वेश्चन आता है रेजिस्टेंस का, ओम्स का, सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पे अगर आपको आ गया तो आपको आ गया, इसका मतलब ये, ठीक है ना। सिर्फ इतना ही आपको, इतना ही देखना आना चाहिए कि इन तीनों में कौन ज्यादा होगा। तो आप एकदम समझ गए कि 4x वाला सबसे ज्यादा ग्रेडियंट बना रहा है, उसके बाद आप समझ गए ये जो 2x वाला है ये थोड़ा कम बना रहा है, और जो ये लास्ट वाला आपको जो दिखाई दे रहा है मेरे भाई, ये वाला बिल्कुल कम बना रहा है। ये आपको समझ में आ गया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। ये क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है बच्चों, इस क्वेश्चन को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लाइन, इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। y इज इक्वल टू -6x, -3x और -x, ये चीजें हैं, इनको भी एक बार ड्रॉ करके चेक करते हैं क्या हो रहा है। तो जैसे ही हमने यहां पर इसे ड्रॉ किया, अब इस बार वही सेम केस है, बट वी आर विद द नेगेटिव वैल्यूज। यानी अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो y इज इक्वल टू -6x, y इज इक्वल टू -3x और y इज इक्वल टू माइनस का जो x है मेरे भाई, इन सब में, इन सब केसेस की खास बात क्या है, दे ऑल आर ऑफ द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू ax अगेन। ये फिर से, यानी इनका फिर से b, इन लोगों का भी, भाइयों का भी b कितना है, 0 है। तो दे ऑल विल पास थ्रू द ओरिजिन, ये ओरिजिन से पास करेंगी, इतना तो तय हो गया कि दे ऑल विल पास थ्रू द ओरिजिन। लेकिन क्योंकि सबका a का जो नेचर है, तीनों का, वो तीनों के a का जो नेचर है मेरे भाई वो नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि ये ऑब्ट्यूज किस्म की लाइन होंगी। जैसे यहां पर पॉजिटिव था तो एक्यूट किस्म की लाइन थी। अब क्या हुआ, अब एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं मास्टर, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। अब इस बार की जो लाइन होंगी बच्चों, जाएंगी तो ओरिजिन से, लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल बनाते हुए। धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा, मैं एक बार बनाकर दिखाता हूं। मैंने कहा ऐसा होगा, देखो ओरिजिन से भी पास कर रहा है और ऑब्ट्यूज है। आप मुझे बताइए, क्या मैं नहीं कह सकता कि ये ओरिजिन से भी पास कर रहा है और ऑब्ट्यूज है? क्या बच्चों मैं नहीं कह सकता कि ये वाला भी देखो, क्या मैं नहीं कह सकता कि ये वाला भी ओरिजिन से पास कर रहा है और ऑब्ट्यूज है? ऑब्ट्यूज है, क्योंकि आप किसी को भी चेक करो, देखो 90 से अबव, 90 से अबव, 90 से अबव, तो सबके सब 90 से अबव ही हैं। अब एक बात है कि किसका नाम क्या होगा, फिर से वही बात हमें देखनी है जो हमने थोड़ी देर बाद देखी थी, कि कौन एक्स एक्सिस के साथ कितना ज्यादा, जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू जितनी ज्यादा है वो उतनी ज्यादा ग्रेडियंट पे होगा। 6 वाला, अब देखो ये चेक कैसे करना है, यहां पे बच्चे थोड़ी गलती कर सकते हैं, हमें ढाल जो देखना है। अब भाई इसका ढाल तुम यहां से क्यों देखोगे, असलियत में तो ढाल तो ये यही हुआ ना, कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस से कितना झुका हुआ है, तो अब यहीं से आने की जरूरत नहीं है। आपने देख लिया कि इसका ढाल इतना है, इसका थोड़ा ज्यादा है, और इस वाले का सबसे ज्यादा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो जिसका सबसे ज्यादा है उसको न्यूमेरिक वैल्यू सबसे ज्यादा दे दो, यानी y इज इक्वल टू -6x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला y इज इक्वल टू -3x को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला y इज इक्वल टू बच्चों -x को रिप्रेजेंट कर रहा है। जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं, जब y इज इक्वल टू -x वाला है, इसका मतलब है कि 45 डिग्री का कोण बना रहा है एक्स एक्सिस, और अगर y इक्वल टू प्लस एक्स होता तो वो उस तरफ से 45 बना रहा होता। ये वाला जो एंगल है ये 45 डिग्री है। ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको फिलहाल के लिए बोल दिया। क्या मेरी बात समझ में आ पाई? मैंने सिर्फ इतना कहा, नेगेटिव देख करके हमने सबको ऑब्ट्यूज एंगल रखा, और क्योंकि सबका b 0 था इसीलिए सब ओरिजिन से पास कर रही थी। अगली बात बच्चों मैंने आपको यहां पर यह कही कि इन सबकी न्यूमेरिक वैल्यू जिसकी जितनी ज्यादा, वो उतना ज्यादा ढाल बनाएगा, उतना स्टीप होगा। तो आपको दिख रहा होगा सबसे ज्यादा व्हाइट वाला। अब यहां से देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये यहां से कुछ एंगल बना रहे एक्स के साथ, ये कुछ बना रहे, तो जो सबसे ज्यादा खड़ा सा, एकदम खड़ा सा ऐसे करके आया, ये कम ढाल है, कम ढाल है, कम ढाल है, कम, ये देखो एकदम ऐसी ढाल है, तो जो सबसे बड़ी ढाल है उसकी न्यूमेरिक वैल्यू भी सबसे बड़ी होगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ लाइन। देखो रिफ्लेक्ट ऑफ ए एंड बी, हम ए और बी को बताते हुए चल रहे हैं। आई होप आप समझ ही रहोगे, अलग से बताने की कोई जरूरत नहीं है। फिर से y इज इक्वल टू 5x है और एक y इज इक्वल टू -5x है। इन दोनों में कॉमन बात क्या है, दे बोथ आर ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू ax। क्या मैं गलत कह रहा हूं? और अगर ये दोनों इस फॉर्म की हैं, इसका मतलब दे बोथ विल पास थ्रू व्हाट, दे बोथ विल पास थ्रू दी ओरिजिन। ये दोनों के दोनों ओरिजिन से पास करेंगी। एक नंबर बात ये होगी। क्या मैं गलत कह रहा हूं? नहीं मास्टर। अब दूसरी नंबर बात ये होगी कि ये वाली का ए कैसा है, पॉजिटिव है, इस वाली का ए पॉजिटिव नेचर का है, जबकि इस वाली का जो ए है आपको दिख रहा होगा वो नेगेटिव नेचर का है। तो बच्चों इसका मतलब ये निकला कि अगर हम यहां पर देखें, अगर मैं इसको ड्रॉ करके आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आपको मैं बता सकता हूं कि ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। तो मैं फटाफट से एक बार ऐसे ड्रॉ करूंगा, मैं बोलूंगा देखो एक लाइन ये जा रही होगी
और दूसरी लाइन क्योंकि न्यूमेरिकली दोनों सेम है तो दोनों सेम एंगल बनाएंगे, मतलब जितना ये यहां से बना रहा होगा उतना ही वो, तो इसलिए सिमेट्रिक टाइप की बनेगी। लेकिन फर्क ये होगा क्योंकि ये वाली y इज इक्वल टू 5x कहलाएगी और ये वाली y इज इक्वल टू -5x कहलाएगी। कारण बहुत सिंपल है कि ये वाली कहीं ना कहीं ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है उस तरफ से, ये ऑब्ट्यूज टाइप बना रही थी। और अगर हम बात करें इस वाली की तो ये वाली चूंकि एक्यूट बना रही है इसीलिए इसका जो a था वो पॉजिटिव था। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ अब ये क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं, देखो मेरा कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर इन क्वेश्चंस को भी मैं कराऊंगा। मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन होमवर्क में आप लोग करो, क्योंकि सच में लिटरली अगर इसको भी मैंने करा दिया तो मैं कर क्या रहा 1 घंटे से, क्योंकि कई जगह ऐसा भी हो रहा होगा कि 5 मिनट, कोई बोल रहा होगा कि सबसे छोटी एक्सरसाइज है 5 मिनट 10 मिनट की, तो बहुत ईजी एक्सरसाइज है। नो डाउट एक्सरसाइज इजी है, लेकिन उसके लिए जो हमने काम किए करामात किए वो कितने इंपॉर्टेंट थे। तो ये जो चीजें मैंने दी है देखकर ही अगर बता दो तो मजा आ जाए, ये देखकर ही बताने वाली इक्वेशन से, और आप लोग जरूर बनाओगे जैसा मैंने बताया। मैंने बेस्ट अप्रोच आपको दिया है, अब मैं बेस्ट अपने मुंह से कहूं या आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताओगे, ये आपको तय करना है। तो बच्चों आई होप आपको ये लेक्चर इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इंफॉर्मेटिव लगा मेक श्योर कि आप वीडियो को जरूर लाइक करें, हाइप का बटन आता है तो हाइप का बटन भी जरूर दबाया करो, ठीक है ना। और नीचे कमेंट सेक्शन में एटलीस्ट एक दिल तो बनाया ही करो कम से कम, बिल्कुल एहसान फरामोश की तरह निकल लेते हो यहां से वीडियो देखने के बाद। अभी के लिए बच्चों इतना ही यार, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज करानी होगी तो बताना, वरना हम नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय, लव यू ऑल।